नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआर बायोलॉजी में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आप क्लास 12th का पहला चैप्टर, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले चैप्टर, जीवों में जनन। ठीक है, तो जीवों में जनन को शुरू करने से पहले हमको कुछ पहलुओं पे चर्चा करनी होगी, कुछ टॉपिक को पहले ध्यान में रखना होगा। इस चैप्टर में आपको जनरली पढ़ना क्या है? नहीं, सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है? जनन के बारे में, जनन क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे, जब हम जनन जान जाएंगे तो जनन जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? जनन के प्रकार, जनन के प्रकार। जब जनन के प्रकार के बारे में हमें पता चलेगा तब हम क्या पढ़ेंगे? जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? लैंगिक, और पहला पढ़ेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक रखेंगे, पहले इतने ही टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है? हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है जनन के बारे में, फिर जनन के प्रकार के बारे में, फिर लैंगिक जनन के बारे में, और उसके बाद अलैंगिक जनन के बारे में। नहीं, तो जैसा कि आपको पता है, आपका पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। नहीं, जीव क्या होते हैं वो तो पता है, जनन क्या होता है ये नहीं पता। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पता करेंगे कि जनन क्या होता है। नहीं, तो जनन क्या होता है? तो देखिए, जो भी जीव होते हैं, जितने भी जीव इस धरती पे मौजूद हैं, वो सब क्या करते हैं? जितने भी जीव इस पृथ्वी पे मौजूद हैं वो सब क्या करते हैं? अपने समान क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। नहीं करते हैं ना? तो अपने समान संतान उत्पन्न करने को हम क्या कहते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? पता है आप लोगों को? अगर पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और नहीं पता है तो हम फिर बताएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है? अपने समान संतान उत्पन्न जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। नहीं, अब जो है ये जनन करने से पहले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जीव जो अभी तुरंत धरती पे जन्म लिया और वो जनन करना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है कहीं पे? ऐसा कहीं हुआ है कि कोई जीव आज जन्म लिया और अभी से ही फिर वो प्रजनन के लिए तैयार हो? नहीं होता है ऐसा। क्या होता है कि उसके एक निश्चित जीवन काल होता है। नहीं, वो एक चक्र को फॉलो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जीवन चक्र। जब कोई भी जीव यहाँ तक पहुंचने से पहले क्या करता है? एक जीवन चक्र को वो फॉलो करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक जीवन चक्र होता है। नहीं, हर जीव का एक क्या होता है? जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र कैसा होता है इसको पहले थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर इस पे जब आएंगे तब इसको लिखेंगे। ठीक है, आप लोग ना तब तक क्या करिएगा, एक कॉपी और एक कलम अपने पास रख लीजिए। जो जो पॉइंट आपने, क्योंकि आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपको ज्यादा दिक्कतें तो आएंगी नहीं, तो थोड़ी बहुत जहाँ पे आपको समस्या आएंगी वहां पे आप क्या करिएगा कि उसको अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। इससे क्या होगा, आपके पास एक शॉर्ट हैंड का क्या कह सकते हैं कि नोट्स भी आपके पास तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये जीवन चक्र क्या होता है भाई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जीवन चक्र क्या होता है। नहीं, तो जीवन चक्र के बारे में जानना भी जरूरी है। तो देखते हैं कि जीवन चक्र होता क्या है तब, क्योंकि जब तक जीवन चक्र को नहीं समझेंगे तब तक कोई कैसे प्रजनन कर सकता है। नहीं, तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले ना, अगर मान लेते हैं कोई जीव है जो जन्म लिया। ठीक है, तो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो क्या होगा? अब वो विकास करेगा यानी वृद्धि करेगा। तो जब वो जन्म लेने के बाद विकास या वृद्धि करेगा तो वो फिर किस अवस्था में पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा बाल्यावस्था में। नहीं पहुंचेगा ना? बाल्यावस्था के बाद कहाँ पहुंचेगा? ये सब आप लोग को पता होगा, ये सब आप ऐसे ही कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं आसानी से।
तो बाल्यावस्था के बाद कहाँ पहुंचेगा वो? किशोरावस्था में पहुंचेगा। सही बात। कहाँ पहुंचेगा? किशोरावस्था में पहुंचेगा। और किशोरावस्था के बाद कहाँ पहुंचेगा ये भी बता दीजिए, सबको पता है। किशोरावस्था के बाद कहाँ पहुंचेगा? युवावस्था होगा, युवावस्था होगा। और युवावस्था के बाद कहाँ पहुंचेगा? प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था, नहीं। और फिर वृद्धावस्था के बाद कहाँ पे? मृत्यु। और मृत्यु के बाद फिर से दूसरे जीवों का जो जन्म होता है वो हो जाता है। लेकिन वो जन्म जो भी जीव होते हैं ना वो इसी स्टेज में करते हैं। कौन से स्टेज में? प्रौढ़ावस्था में ही वो कौन सा काम करते हैं? प्रजनन के लिए वो काम करते हैं। नहीं, प्रौढ़ावस्था में ही वो प्रजनन करते हैं, ये बात तो पता ही है। तो ये जो चक्र एक तरह से चल रहा है ना, ये जो चक्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी चक्र को हम क्या बोलते हैं? इसी चक्र को बोला जाता है जीवन चक्र। ठीक है, इसी चक्र को हम क्या बोलते हैं? तो जीवन चक्र बोलते हैं। जीवन चक्र, उसके बाद क्या होता है? जीवन अवधि। आप इसको जीवन काल भी कह सकते हैं। अब जो भी जीव यहाँ पे जन्म ले रहा है वो सब क्या कर रहा है? एक निश्चित जीवन काल को जी रहा है, यानी कि एक निश्चित जीवन अवधि तक वो जिंदा रहता है। अब भाई जीवन अवधि क्या है? ये एक नया शब्द आपने सुना। तो जीवन अवधि क्या है? आप इसको जीवन अवधि या जीवन काल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है? जीवन अवधि या जीवन काल वो होता है जो किसी भी जीव का जन्म से, किसी भी जीव का जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। चाहे मान लीजिए कोई जीव है जो आज पैदा हुआ, यानी कि आज पैदा हुआ और वो 10 दिन में मर गया, तो इसका जीवन काल क्या रहेगा? 1 से 10 दिन का ही इसका जीवन काल रहेगा। यानी कि जब वो पैदा हुआ वहां से जितने दिन तक वो जिंदा रहा उतने दिनों तक का ही उसका क्या होगा? जीवन काल होगा। एक चीज और बताएं, एक चीज और बताते हैं आपको। किसी भी जीव का जीवन काल उसके शारीरिक आकार पे निर्भर नहीं करता है। मान लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप यदि सोचिएगा कि दो हाथी, क्योंकि एक हाथी है तो हाथी के जितना बड़ा कोई और विशाल जानवर होगा, मान लेते हैं उससे उसके जितना लंबाई एक और जीव हो जा सकता है। जैसे आप जिराफ को ले लो कि वो बहुत लंबा जीव है, नहीं, एक हाथी है एक जिराफ है, लंबाई लगभग दोनों की सेम है। तो इस बात का अब इससे कोई लेना देना नहीं है कि जितना साल हाथी जिएगा उतना साल ही जिराफ भी जिंदा रहेगा। ठीक है, यानी कि जीवन काल का शारीरिक आकार या संरचना से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जैसे कि आप कौवा को ले लीजिए और किसको? तोता को। दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, शारीरिक बनावट दोनों का सेम है, लेकिन वो दोनों क्या है? एक ही जीवन काल को प्रदर्शित करते हैं। क्या वो निश्चित एक दोनों के साथ ही वो अपना जीवन काल दोनों का बराबर होता है? अगर पता है तो बताइए, बताइए बताइए। अगर किन्हीं को पता है तो बताइए कि कौवा और तोता का जीवन काल क्या दोनों तो दिखने में तो सेम ही होते हैं, आकार में छोटा बड़ा हो सकते हैं, लेकिन वो दिखते दोनों सेम है, नहीं? तो क्या दोनों का जीवन काल क्या बराबर है? कौवा का और तोता का? आप कहोगे नहीं है, नहीं है ना। कौवा का जीवन काल कितना है? 15 वर्ष के आसपास, और तोता का 140 वर्ष के आसपास। अब दोनों में कहाँ 15 वर्ष और कहाँ 140 वर्ष जी रहा है। तो शारीरिक संरचना का या शारीरिक बनावट का जीवन काल से कोई लेना देना हुआ? नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ ना। चलिए एक चीज और बताएं आपको, सिंपल सा एक बात बताते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जब हम बता रहे थे जीवन चक्र, तो इसमें एक शब्द आ रहा था मृत्यु। मृत्यु आ रहा था ना। आपको एक बात बताते हैं, इस धरती पे ना कोई भी जीव अमर नहीं है, ठीक है, लेकिन एक है जो क्या है? अमर है। कौन से? एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं
ये एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? अमर होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये अमर होते हैं। कौन? एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। इस बात को आप कहीं लिख के रख लीजिएगा कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो एक तरह से अमर होते हैं। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं आगे जहां हम बात कर रहे थे। ये समझ में आया आपको? जीवन काल। जीवन काल अगर कहिएगा तो हम एक बार और परिभाषा बोल देते हैं। अगर आराम से लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। और इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना ही रखना है। मेरी बात समझ में आ गई? आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है वो इस जीव का क्या होता है? जीवन काल होता है। तो अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल होता है और उसकी एक पूरी की पूरी आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो उस एनसीईआरटी को अगर आप पलट के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जीवों की कितनी कितनी जीवन काल होती है। क्योंकि इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उन सबका क्या होता है? अलग अलग जीवन काल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जब जीवन काल की बात खत्म हो गई, अब हम चल सकते हैं, बात कर सकते हैं किसका? जनन का। इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे किसका? जनन का। कि भाई जनन क्या होता है? नहीं, जनन वैसे तो हम अभी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि जनन क्या होता है। इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, तो जनन क्या होता है? जनन होता है जीवों की वैसी क्षमता, या कह सकते हैं जीवों की वैसी क्षमता जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जीव क्या करते हैं? तो हम इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं कि अपने समान संतान उत्पन्न करना। नहीं, अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? ये भी अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। नहीं, ठीक है। या एक और परिभाषा आप इसको एक ढंग से और समझ सकते हैं कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस प्रक्रम द्वारा जीव क्या करते हैं? जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। नहीं, तो जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वो भी क्या कहलाता है? एक तरह का, मतलब एक तरह का क्या, वो भी जनन ही कहलाता है। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं या अपने समान अपनी संख्या को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, तो एक सवाल आता है कि आखिर हम सभी जीव जनन करते ही क्यों हैं? नहीं, एक सवाल आपके मन में आ सकता है ना कि जनन क्यों आवश्यक है। कोई भी पूछ सकता है कि जनन क्यों आवश्यक है, हम जनन करते ही क्यों हैं। तो ये उद्देश्य जनन का क्या होता है? जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों में से किन्हीं को बताओ तो बताइए, बताइए, हम भी थोड़ा वेट कर रहे हैं। देखते हैं आपके कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है आपका रिप्लाई। कुछ नहीं आ रहा? आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। देखना तो पड़ेगा। देख लेते हैं क्या रिप्लाई आ रहा है आप लोगों का। एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर मृत्यु वाला जो आपने पढ़ाया तो जीवन काल्पनिक है, इस बात का प्रमाण मृत्यु है। जीवन काल्पनिक है, इस बात का प्रमाण मृत्यु है। बारे बउआ, अभी से तुमको पता चल गया कि जीवन काल्पनिक है।
अभी तो ठीक से तुम अंडे से बाहर नहीं निकले, तुमको ये पता है जीवन काल्पनिक है। ऐसा कौन सा दुख पड़ गया है तुम्हारे ऊपर? और नीचे एक चीज और लिखा है, फिर क्यों किसी से नाराज होना है। तुम नाराज किससे हो? पहले ये पता कर लो कि तुम नाराज हो किससे। ठीक है, उसके बाद इस बात पे सोचा जाएगा। हाँ, चलिए, अभी जो हमने आपसे सवाल पूछा था, हमें उसका जवाब चाहिए। आप उसका जवाब कमेंट करिए कि जीवन के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए दो। आजकल के बच्चे शायर हो गए, पढ़ाई लिखाई में मन तो लग नहीं रहा, इनको शायरी बड़ा सूझा हुआ है, सबसे ज्यादा शायरी लिखते हैं। पढ़ो पढ़ो, जल्दी जल्दी जवाब दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना फास्ट तुम लोग 5G के नेटवर्क में इतना स्लो हो। छोड़ो, नहीं आ रहा तो हम खुद ही बता देते हैं, हम ही बता देते हैं आपको। नहीं, कि जनन के उद्देश्य क्या है। देखिए, जनन का ना अपना कुछ उद्देश्य होता है, जिसके कारण सारे जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। सबसे पहला जो हम आपको यहाँ भी बताए कि अपनी संख्या में क्या करना, वृद्धि करना। जनन का एक उद्देश्य तो ये हो सकता है ना, अपनी संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, अपनी संख्या में वृद्धि करना पहला। दूसरा क्या हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अपना अस्तित्व, अपना अस्तित्व पृथ्वी पर कायम रखना। ये बात समझ में आया? अपना अस्तित्व पृथ्वी पर कायम रखना मतलब कैसे? देखिए, हम बताते हैं। अपना अस्तित्व पृथ्वी पर कायम रखने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई जीव प्रजनन ना करे, ठीक है, मान लेते कोई एक जीवों की जाति रख लो, अब मान लो इंसान, कोई इंसान प्रजनन करना बंद कर दे, यानी अपने समान संतान उत्पन्न करना बंद कर दे, तो एक समय आएगा जब इस पूरे पृथ्वी पे क्या होगा, इंसानों की आबादी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। तो ये इंसानों की आबादी जो है वो खत्म ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनन करना पड़ता है। नहीं, यानी कि हमें अपने समान संतान उत्पन्न करने पड़ते हैं, नहीं, ताकि ये क्या हो, खत्म ना हो, हम अपने अस्तित्व को क्या कर सकें, बचा के रख सकें। इसके लिए भी जनन करना बहुत आवश्यक है। एक और आपको बता देते हैं, एक और आप समझ लीजिए, अनुवांशिक गुणों की वंशागति। अनुवांशिक गुणों की वंशागति, ये अब अनुवांशिक तो पता है ना क्या होता है, हमारा जो जेनेटिक गुण होता है, जेनेटिक होता है ना, उसकी वंशागति, जो हमारा अनुवांशिक गुण है, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण या संचरण करने के लिए भी हमें जनन की आवश्यकता पड़ती है। तो जनन के उद्देश्य पता चल गए आपको, यहाँ पे जनन का उद्देश्य पता चला। कितने उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य हैं मुख्य रूप से। पहला, अपनी संख्या में वृद्धि करना, इसको ना सब लिखते जाइएगा, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो इसको लिखते जाइए, कॉपी कलम हम इसीलिए पहले बोले थे लेके बैठिएगा। पहला, अपनी संख्या में वृद्धि करना। दूसरा, अपना अस्तित्व पृथ्वी पर कायम रखना। और तीसरा, अनुवांशिक गुणों की वंशागति। ठीक है, यानी कि हमारे जो जेनेटिक गुण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करना, ये होता है जनन के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको अगर लिखना हो तो लिख लिए होंगे, तो फिर हम इसको आगे मिटा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं इसको। पहला टॉपिक क्लियर। अब देखते हैं दूसरा, सेकंड टॉपिक क्या है।
चलिए अब देखते हैं सेकंड टॉपिक क्या था। अब बात करेंगे हम किसका, जनन के प्रकार का। किसका, जनन के प्रकार का, नहीं इसका जनन के प्रकार का। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पहले से ही पता होगा, अपने 8 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका आंसर लगभग लगभग लोगों को क्या होगा, मालूम ही होगा, है कि नहीं। अच्छा कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है, जरा एक बार बताइए तो हमें, एक बार जल्दी जल्दी बताइए तो कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है। तब तक हम क्या करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं कि जनन के कितने प्रकार हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं इसमें, को बताते हैं। जनन जो होता है ना, वैसे तो जनन कह लीजिए कि आप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अलैंगिक, लैंगिक, एक और जनन होता है आपने शायद सुना होगा, कायिक जनन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। आप सबको पता था कि जनन 2 ही प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पे 3 प्रकार लिख दिए। आपको लग रहा होगा कि मास्टर पगला गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या है हम बताते हैं आपको। बात ये है ना कि जब हमसे ये पूछा जाता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन हम ये कहते हैं कि जनन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब सवाल ये हो कि जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, जब इस जनन के प्रकार में यहाँ पे ये मुख्यतः लिखा हुआ रह जाए कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तब आप कहिएगा कि सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ऐसा क्यों, क्योंकि कायिक जनन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आ जाता है, वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आ जाता है। बात समझ रहे मेरी। बात ये है कि ये जो कायिक जनन है वो किसके अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आ जाता है। नहीं तो हम ऐसे जब जहाँ पे पूछा जाए कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पे आप कहिए कि जनन 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब ये बोला जाए कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम आज किसका, सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, अलैंगिक जनन का। नहीं कि ये अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन, अब देखिए इस अलैंगिक जनन में ना जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपको पता है कि जनन करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है। ये पता था आपको कि एक क्या होगा, नर होगा और एक मादा होते हैं। नहीं, जीव 2 ही प्रकार के होते हैं ना, एक नर और एक मादा। कुछ और भी होता है, कुछ और भी होता है क्या, कुछ और भी होता होगा, लग तो रहा है कुछ और होता है। अच्छा एक ट्रांसजेंडर बता रहा है कि एक सर एक ट्रांसजेंडर होता है। तो फिर गधा, ट्रांसजेंडर कहीं प्रजनन करता है, ट्रांसजेंडर कहाँ से प्रजनन करने लगा, नहीं पता है। ट्रांसजेंडर प्रजनन करता है, तुम 11th पढ़ के आओ पहले, तुम जाओ पहले 11th का पहला चैप्टर पढ़ के आओ, फिर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये जानिए कि जीव जो होते हैं वो 2 ही तरह के होते हैं, एक होते हैं मेल और एक क्या होते हैं, फीमेल। और यही दोनों आपस में क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया इनके अंतर्गत होती है, आपस में ये संलयन करते हैं और इसी संलयन के फल स्वरूप क्या होता है, इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन से फिर वो एक नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो जीव के 2 प्रकार, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, अब देखो अलैंगिक जनन में ना यहीं पे सबसे बड़ा मजा आता है सुनने में समझने में। देखिए
अलैंगिक जनन में ना, जबकि हमको लैंगिक जनन के बारे में पता है कि दो अलग अलग जीव मिलेंगे, नहीं, लेकिन अलैंगिक जनन में ना इस दोनों में से कोई एक, अलैंगिक जनन में क्या होता है, नर या मादा किसी एक की ही आवश्यकता होती है, किसी एक की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला बात और इंटरेस्टिंग बात कि दोनों में से कोई एक भी होगा ना तो अलैंगिक जनन हो जाता है। अलैंगिक जनन के लिए दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात और बताएं, इसके जो जीव होंगे ना वो अपने जनक के समान होंगे, अपने जनक के समान होते हैं। ठीक है, और किस किस चीज में समान होते हैं, तो एक चीज और है कि वो अपने जनक के ना क्या होते हैं, अनुवांशिकी और आकारिकी, अनुवांशिकी और आकारिकी में वो अपने जनक के समान होते हैं। और इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है पता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों को ना क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी जीव अनुवांशिकी और आकारिकी में ठीक अपने जनक के समान हो तो वो क्या कहा जाएगा, क्लोन कहा जाता है। ठीक है, क्लोन को ही ना हिंदी में एक पुंजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक पुंजक। क्लोन को ही हिंदी में एक पुंजक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुवांशिकी में मतलब कि उसके जो अनुवांशिक गुण होंगे वो ठीक अपने जनक के समान होगा, और आकारिकी में कि जिस आकार के उसके जनक होंगे उसी आकार का वो भी होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि है तो आप बता सकते हो। ठीक है, ये अलैंगिक जनन समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात, मिटाएं इसको, लिख रहे हैं आप लोग, लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, अच्छी बात है, फटाफट लिख लीजिए, फिर इसको साफ किया जाएगा, फिर आगे देखते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। नहीं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है। नहीं, चलिए आप लोगों को पहले ही पता होगा कि कितने प्रकार से होते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं। आपने विखंडन का नाम सुना होगा, विखंडन का नाम आपने सुना है, एक विखंडन विधि है, और विखंडन विधि के द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। आपने मुकुलन सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है, सुना है कि आपने नहीं सुना है। एक होता है अपखंडन या पुनर्जनन, अपखंडन। ठीक है, और भी बताओ, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग भी बताओ। और क्या होता है, आपने बीजाणु जनन का नाम सुना है, आपने बीजाणु जनन का नाम सुना है कि नहीं सुना है।
ये होता है अलैंगिक जनन के। ये कुछ प्रकार हैं जिनके द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट की जाती है अलैंगिक जनन में। और इसी में हम आपको बताए थे कि इसी के अंतर्गत आप इसको भी लिख सकते हैं, किसको, कायिक जनन को, ठीक ना। तो यहीं पे इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, अभी किया जाएगा, अभी क्लास चलेगा, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से तैयारी में रहिए, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए तो पहले, फिर अभी स्टार्ट करेंगे विखंडन से। विखंडन होता क्या है। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। चलिए, विखंडन को ना दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। विखंडन को दो भागों में बांटा गया, द्विखंडन और, पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। पहला क्या है, द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन दोनों में इसको बांटा गया है। अब देखो, तो सवाल यह है कि अब ये द्विखंडन क्या है और भाई ये बहुखंडन क्या है। तो इस दोनों के बारे में आपको हम बताते हैं। द्विखंडन में क्या होता है कि जब जब एक व्यष्टि, व्यष्टि समझते हैं, व्यष्टि मतलब जनक, जब एक व्यष्टि खंडित होकर दो जीव का निर्माण करे, कितने का, दो जीव का निर्माण करे, ठीक है। तो जब एक व्यष्टि खंडित होकर क्या करता है, दो जीव का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। व्यष्टि मतलब क्या होता है, व्यष्टि मतलब होता है जनक। व्यष्टि का मतलब क्या हो गया, जनक, ठीक है। व्यष्टि का मतलब क्या हो गया, जनक, ठीक है। तो जब एक जनक खंडित होकर यानी कि टूटकर दो नए जीवों का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है, द्विखंडन। और ऐसा किस किस जीवों में होता है, कौन कौन से जीवों में होता है। आपने अमीबा का नाम सुना है, अमीबा का नाम आपने सुना है, कितने लोगों ने अमीबा का नाम सुना है, कितने लोगों ने, चलिए सभी लोगों ने सुना है, बहुत अच्छी बात है। अमीबा, पैरामीशियम का नाम आपने सुना है, हाँ भाई पैरामीशियम का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, बिल्कुल सुने होंगे। ईस्ट का नाम आपने सुना है, ये भी सुने ही होंगे, नहीं सुने, ईस्ट का नाम नहीं सुने हैं, इसको तो खाते भी हो, खाते हो कि नहीं खाते हो, जलेबी खाया आप लोगों ने। तो जलेबी बनाने के लिए ना उसका जो आटा गूंथा जाता है उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, ठीक है। आटा, उसका जो जलेबी का आटा होता है उसमें, या आपने पाव रोटी या डबल रोटी जिसको कहते हैं वो खाया होगा, उसके आटे में भी ईस्ट को मिलाया जाता है, ठीक है। तो उससे ये आटे क्या होते हैं, उसके फूलते हैं, तब इसीलिए तो वो डबल रोटी या बड़ा वो जो पाव जो होता है, जो बड़ा पाव भी जिसको कहते हैं जो बनता है, वो भी उस सब में ईस्ट मिला हुआ रहता है, इसीलिए वो इतने फूले हुए दिखते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया समझ में। दूसरी बात कि अब बहुखंडन क्या होता है, नहीं इसमें भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, सब चीज सेम है। बस एक चीज आप यहाँ पे चेंज कर दोगे ना, कि यहाँ पे आपने जहाँ लिखा है दो जीव का निर्माण करते हैं, तो वो खंडित होकर बहुत सारे जीवों का क्या करते हैं, या ये कह सकते हैं कि दो से अधिक जीवों का क्या करते हैं, दो से अधिक जीव का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है, ठीक है। जब जब यहाँ पे ये व्यष्टि खंडित होकर सिर्फ दो जीवों का निर्माण कर रहा था, तो वो क्या कहला रहा था, द्विखंडन। और जब वही व्यष्टि खंडित होकर दो से अधिक जीवों का निर्माण करे, तो वो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाता है बहुखंडन, ठीक है।
अब बहुखंडन कौन से जीवों में होगा हुआ? एग्जाम्पल सवाल ये भी है, बहुखंडन किसमें होता है? चलो हम बता देते हैं आपको। बहुखंडन होता है निम्न कोटि के शैवाल में, निम्न कोटि के शैवाल। और किसमें? एक तो हम बता दिए, और किसमें? एक आध आप लोग भी बताओ, आप लोग भी पढ़े हो। और होता है एक कोशिकीय जीव में, ठीक है। और किसमें होता है? एक कोशिकीय जीव में, ठीक है। ये पता चला पक्का? एक बच्चा मैसेज कर रहा है, सर थोड़ा थक गए हैं। इतने जल्दी एनर्जी नहीं है क्या? इतने जल्दी कैसे थक गए तुम लोग? बीच बीच में ना कमेंट पढ़ने में मजा आता है आप लोगों का। फटाफट आप इसको लिखिए तो, तब तक हम थोड़ा एक दो कमेंट देख लें। क्या आप लोगों ने, कमेंट नहीं, आप लोगों ने जो मैसेज किया वो थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए फटाफट आप लोग लिखिए, फिर लिख के जल्दी से हमको बताइए। तो बच्चे सब बहुत बड़े बड़े शायर हो गए। अरे बात तो हालांकि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बुआ। कह रहा है कि सर सारी की सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है जब जिंदगी सिलेबस बदलती है। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी का सिलेबस बहुत ही अलग होता है, जितना आप नहीं सोचते उससे भी अलग हो जाता है कभी कभी। आप एक चीज हमेशा मान के चलो कि ये संभव नहीं है कि जैसा आप सोचोगे जिंदगी वैसी ही होगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि अभी मेहनत करके पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर समस्याएं बहुत है। जिंदगी बहुत लंबी है, जितनी लंबी जिंदगी होगी उतनी अधिक समस्याएं होंगी। जब तक आप पूर्ण रूप से सेटल कहीं पे नहीं होंगे तो आपके लिए समस्याएं बढ़ते ही जाएंगी। नहीं तो आपकी बात भी सही है, लेकिन जब जिंदगी सिलेबस बदले तो बाकी सिलेबस को समझने के लिए कि वो सिलेबस फिर क्या है उसके लिए भी पढ़ाई जरूरी है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं, अपना बस एक बात ध्यान में रखो कि उस पूरे दुनिया में ना सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो यहाँ के ऊपर कमाते हैं। नहीं, और 95% लोग जो हैं वो यहाँ के नीचे काम करते हैं। ये बात समझ में आया? यहाँ के नीचे का मतलब है कि जो शारीरिक तौर पे बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, बोरा उठाते हैं, खेतों में काम करते हैं, कहीं कहीं पे जहां भी होता है जिनको काम मिलता है वो वहां जाके काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और दुनिया में 5% लोग जो यहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो उन 95% लोगों से काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5% जो लोग हैं ना वो कहीं कहीं से अलग से पैदा नहीं हुए हैं, या ऐसा नहीं है कि वो कहीं से अवतरित हुए हैं। उनका दिमाग नहीं है उनके पास। उन्होंने भी जो किया है ना वो पढ़ाई के थ्रू ही किया है। अपने एग्जाम्पल आपको देखने के लिए वो इंस्टाग्राम और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे जो देखने के लिए मिलता है ना, ये 10th फेल थे, वो 12th फेल थे, ऐसे कोई बात नहीं है। हकीकत आप लोगों से छुपाई जाती है, आपको दिखाया वही जाता है अभी के समय पे जो चलती है। ठीक है, जो बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा चलता है बस आपको वही दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप ये मत सोचो कि कोई 10th फेल किया, कोई 12th फेल किया और फिर उसके बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पीछे की भी अपनी एक कहानी होती है, उनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है। आपके पास हो सकता है वो प्लेटफॉर्म ना हो, आप मेहनत करो, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात करेंगे किसका। ये समझ में आ गया? आपने इसको लिखा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए आगे करते हैं। आगे द्विखंडन के बाद क्या था? द्विखंडन, सॉरी विखंडन, पहला टॉपिक विखंडन। विखंडन में दो तरह, दो प्रकार, द्विखंडन और बहुखंडन। समझ में आया आपको? विखंडन और बहुखंडन समझ में आ गया? चलिए अब बात करेंगे किसका? मुकुलन का। नहीं, दूसरा टॉपिक क्या है? मुकुलन। इसका जवाब आप ही लोग दो, ये बहुत आसान है।
इसका जवाब तो हम आप ही लोग से सुनना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी। मुकुलन में यानी कि बडिंग मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। ठीक है, देखिए जब जब क्या होता है, जब जनक के शरीर के कलिका से, धरावल कलिका से नए जीवों की उत्पत्ति होती है ना, तो वो मुकुलन कहलाता है। समझ में आया? क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। ठीक ना? जब क्या होता है, या इसको ये कह सकते हैं कि एक संतति कोशिका का उसके जनक के शरीर पर उपस्थित छोटे से प्रवर्ध भाग से निकलने को ही क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, आपने हाइड्रा का नाम सुना है? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा का नाम सुना है? हाइड्रा जो होता है ना, उसमें जो जनन होती है वो जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में कलिका निकलती है, एक मतलब मान लीजिए एक कलिका निकला और वहीं से वो प्रवर्ध निकल गया और वहीं से नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरह से जो जनन दिखता है वो क्या होता है? मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में तो होता ही है, एक और है किसमें? आपने ईस्ट में भी देखा होगा, ईस्ट का भी जो होता है ना, ईस्ट में भी जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा भी ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में एक चीज और आपको बताए थे कि ईस्ट किसके द्वारा कर रहा था? एक तो वो द्विखंडन द्वारा भी जनन कर रहा था, एक और क्या कर रहा था वो, इधर मुकुलन से भी उसमें जनन की क्रिया होती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला देखा जाए। अगला देखा जाए, अगला आपका है अपखंडन। अपखंडन, ठीक है, इसको मिटा दें। इसको मिटाते हैं पहले। अब देखते हैं किसको? अपखंडन को। चलिए, अपखंडन क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल पूरे 1 रुपए के लिए। इस सवाल का जवाब कमेंट में दीजिए, 1 रुपए आप हमसे लेके जाइए। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं, 1 रुपए भी बहुत है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए तो इसका। नहीं पता, हम बताते हैं, पता तो होगा ही। देखिए, इस प्रकार के जनन में ना क्या होता है कि जीवों का शरीर किसी कारणवश, ठीक है, किसी भी कारणवश दो भागों में बट जाता है। और इतना ही नहीं, बट जाने के बाद, दो भागों में टूट जाने के बाद, दोनों भाग जब पूर्ण रूप से क्या होते हैं, दोनों भाग पूर्ण रूप से नए जीव का क्या करते हैं, पूर्ण रूप से नए जीव का रूप धारण कर लेते हैं, रूप धारण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अपखंडन कहा जाता है। अब देखो, अब जो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे ना वो बहुत आसान है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, आपके घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आपने बारिश के समय पे वो अपने लोकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? जोगटी। जोगटी देखा? अभी भी मिल जाता है, जमीन के नीचे वो रहता है। ठीक है,
वो किसी भी कारणवश, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब कि वो किसी कारणवश प्रकृति के द्वारा टूट जाए, या कृत्रिम रूप से यानी कि उसको जानबूझ के तोड़ा जाए। ठीक है, जब उसको दो भागों में तोड़ देते हैं तो दोनों भाग टूटने के बाद आपने देखा होगा कि वो मरता नहीं है, वो क्या होता है, दोनों भाग फिर चलने लगता है। आप किसी को ऐसे करके बीच से तोड़ दो, उसको तोड़ दो, प्लेनेरिया या फिर जोकटी जो भी कहे उसको, हालांकि प्लेनेरिया भी बोला जाता है। तो प्लेनेरिया को जब हम ऐसे करके तोड़ देते हैं, दो भागों में वो बट जाता है, तो दोनों भाग एक इधर चलने लगेगा, एक इधर चलने लगेगा। ठीक है, और धीरे धीरे वो फिर अपने रूप में आ जाता है। जितना बड़ा वो होता है वो दोनों फिर विकसित होकर दोनों अपने अपने रूप में आ जाते हैं। नहीं, तो जब ऐसा होता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपखंडन बोलते हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल जो है ना, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। ठीक है, और एक चीज और बता, प्लेनेरिया में एक चीज और है, क्या है पता है, सबसे तेज अपखंडन की क्षमता जो होती है ना जीवों में, वो इसी के अंदर होती है। ये नोट में लिख के रखिएगा कि प्लेनेरिया में सबसे तेज अपखंडन की क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता होती है। सबसे तेज अपखंडन कौन करेगा, सबसे तेज अपखंडन कौन करता है, तो एग्जाम्पल आप याद रहेगा, नाम याद रहेगा किसका, प्लेनेरिया का। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक है इस अलैंगिक जनन का, कौन सा है, चौथा। जल्दी जल्दी नाम बताइए तो, जल्दी से बताइए तो, क्या है, बीजाणु जनन, नहीं, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है बाबू, बताओ तो। जल्दी जल्दी बताइए तो, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन बताइए क्या होता है। देख रहे हैं कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं। लगता है आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या, पढ़े तो होंगे। क्या ऐसा करें, इस सवाल को छोड़ दे आप लोगों के ऊपर, फिर अगले वीडियो में देखा जाएगा इसके बारे में। चलिए, तो एक ये बीजाणु जनन जो है ना, ये बीजाणु जनन आप लोगों के लिए रहा कि आप लोग होमवर्क करके, ठीक है, और इसका जो आप लोग जो होमवर्क करिएगा वो उसी के कमेंट, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा अपना अपना आंसर का फोटो खींच के, फिर हम देखेंगे। और जिनका आंसर सबसे सटीक रहा, और हाँ एक चीज़, चोरी डकैती कोई नहीं करिएगा। चोरी डकैती का मतलब कोई इंस्टाग्राम मतलब गूगल या कहीं और से, बुक से निकाल के आप पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा चलेगा। बुक वाला आंसर बुक से आप देख के थोड़ा बहुत इधर उधर से वो करके आप फिर आंसर दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हमको भी इंतजार रहेगा आपके इस होमवर्क का कि आप कब इसके बारे में हमें संपूर्ण डिटेल देते हैं, हमें बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि किनका आंसर सबसे ज़्यादा सटीक रहा, तो उनके लिए कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, जिनका भी मतलब कि सबसे सही रहेगा जवाब, उनके लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा हमारे तरफ से, पक्का है, एकदम पक्का तौर पे मिलेगा। ठीक है, अलैंगिक जनन तो हो गया लगभग लगभग खत्म। एक इसी में है वो कायिक जनन, कायिक जनन अगले क्लास में देखा जाएगा या फिर अभी कर दिया जाए, अभी कर दिया जाए, नहीं, चलिए फिर अभी देख लिया जाए कायिक जनन। आज इसको भी खत्म कर देते हैं, फिर अगले क्लास में हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन पे चर्चा कर ले, सॉरी अलैंगिक जनन तो आज वही है। फिर अगले क्लास में हम लैंगिक जनन शुरू करेंगे और वहीं से फिर लैंगिक जनन से पढ़ेंगे। ठीक है, कायिक जनन की ओर बढ़ते हैं। कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन क्या होता है, देखो, जनन की वह प्रक्रिया
ठीक है, जिसमें जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के शरीर का कोई भी भाग, जिसमें पादप के शरीर का कोई वर्धी भाग, तो पौधों का वर्धी भाग कौन कौन होता है, जहां से कि नए जीवों की उत्पत्ति हो सकती है? एक तो होता है जड़, एक होता है तना और एक होता है पत्ता। ठीक है, तो यही वर्धी भाग होते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक से क्या हो, नए जीवों की जब उत्पत्ति होगी, नए जीवों की जब उत्पत्ति होगी होती है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? जब इन तीनों में से कोई भी क्या होता है, अलग या प्रवर्ध होकर जब नए जीवों की उत्पत्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। आपको बता दिए, कायिक जनन सिर्फ 3 ही जगहों से हो सकता है। एक होता है जड़, एक होता है तना और एक होती है पत्ती। ठीक है, अब जड़ से किसमें हो सकता है, तना से किसमें? एग्जाम्पल सबका बता दीजिए फटाफट, जल्दी 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 बताइए। तो जड़ से ना, आपने केला का पौधा देखा होगा, आप एक केला लगाओ वो 4-5 के झुंड में हो जाता है कुछ ही दिनों में। आपने उसी तरह से बांस देखा होगा, बांस देखा है? बांस भी आप एक लगा दो वो 3-4 हो जाएंगे। तना के रूप में आपने तो फिर इसको देखा ही होगा, गुलाब का फूल तो सबके पास होगा, गुलाब। अंगूर का भी यही हाल है, उसका भी तना लगा दो वो लग जाएगा। ठीक है, अब पत्ती से बता दो, पत्ती से बता दो फिर मजा आ जाएगा। जल्दी से जल्दी जल्दी करिए, बताइए तो जल्दी से। आपने ब्रायोफिल्म का नाम सुना है? ब्रायोफिल्म का नाम आपने सुना है? ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म। ठीक है, एक चीज और बताते हैं, आपने एक सवाल का जवाब ढूंढ के रखना है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जिनको भी पता हो वो बताइएगा। और जब इसका नाम पता चल जाए ना, तो एक चीज और उसमें ढूंढिएगा कि इसमें इसमें कौन सा जनन होता है, इसमें कौन सा जनन होता है। ये 2 सवाल है आपका, आपको करके आना है। एक आपको पहले मिल चुका, 3 होमवर्क, बाकी सब ये रहा। आप जल्दी से ये क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी जल्दी सब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि बंगाल का आतंक किसे कहा गया है, और दूसरा सवाल ये है कि बंगाल का आतंक जिस किसी को भी कहा गया है उसमें कौन सा जनन होता है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में। तब तक के लिए सबका थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए।